ठीक है। देखिए, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। उसके बाद हम लोगों ने फ्रेंच के बारे में और इसको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ा पूरा। फिर एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी ये जो नेशनलिज्म था इसके क्या मायने थे, क्या मतलब था। तो देखिए, यूरोप में जो 19 सदी में स्टार्टिंग में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो थे वो लिबरलिज्म यानी उदारता के करीब से जुड़े हुए थे। लिबरलिज्म शब्द का मतलब होता है लिबरल, ये लैटिन भाषा लिबरल पे आधारित है और इसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का जो मतलब था, यानी नेशनलिज्म का जो मतलब था वो व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी का था। राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकल तरह से उदारवाद, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली है ना, तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांस की क्रांति यानी रिवॉल्यूशन के बाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून यानी लॉ के समक्ष सभी बराबरी के पक्ष में हों। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार, वहाँ मत देने और चुने जाने यानी वोट देने का और सेलेक्ट होने का अधिकार केवल धनाढ्य यानी जो पैसे वाले पुरुष थे उन्हीं लोगों का था, है ना। वही लोग जो हैं कर सकते थे अपना प्रयोग, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। पहले प्रयोग के बाद और वहाँ मत और चुने जाने का अधिकार सिर्फ संपत्तिवान पुरुष को ही था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी जिनके पास धन नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको इस अधिकारों से वंचित किया गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता यानी नेपोलियन, देखिए नेपोलियन कोड, तो नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई, यानी नेपोलियन का कोड वापस आया और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यानी जो महिला थी वो फिर अपने फादर और अपने हस्बैंड के अंडर में चली गई, उन्हीं के थ्रू उनका सारा काम होगा, उनका सारे अधिकार छीन लिए गए। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। यानी जो गरीब पुरुष थे या महिलाएं थी उन्होंने अपने अधिकारों का मांग करते हुए, देखिए इक्वल पॉलिटिकल राइट, सारे मतलब बराबरी का डिमांड करते हुए उन लोगों ने आंदोलन यानी विरोध किया। आर्थिक क्षेत्र में इन स्फेरिकल, देखिए इकोनॉमिक स्फेयर, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों का यह जोरदार मांग थी कि हम नियंत्रण को ख़त्म करें। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें, है ना, जर्मन स्पीकिंग रीजन, देखिए है ना, तो जर्मन भाषा इलाकों का उदाहरण लें तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना, है ना। देखिए पन्ना पलट दीजिए, महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूमरेबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को
11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुसार था। हर क्षेत्र अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में बहुत समय लग जाता था। कपड़े के नाप के पैमाने एले था, जिसकी लंबाई जगह जगह घटती और बढ़ती थी। देखिए यहाँ पे एले है ना, घटती और बढ़ती रहती थी। अब हर जगह अपना अपना था, तो इससे दिक्कत होती थी, है ना। तो अब मान लीजिए हर बार नाकों से गुजरेगा तो हर बार उसको 5% का सीमा शुल्क देना पड़ता था। अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट की खरीदा जाता तो वो 54.7 सेंटीमीटर था, मेज में 55.1 सेंटीमीटर था और न्यूमरेबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था। फाइबर्ग में ये 15.5 सेंटीमीटर था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों में, सच कंडीशंस में, ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। यानी जो नया समाज था वो ये कह रहा था कि इन सब में ऐसी दुविधाएं नहीं होनी चाहिए, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वरीन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्रा यानी पैसे की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे ने जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, यानी रेलवे ने जल्दी जल्दी सामान को इधर उधर किया। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना यानी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी को आर्थिक राष्ट्रवाद यानी इकोनॉमिकल नेशनलिज्म की लहर ने यानी वेव ने मजबूत बनाया।